लॉकडाउन खत्म होने की तारीख यानी कि 3 मई एकदम करीब थी, लिहाजा जनता के जहन में यह सवाल था कि लॉकडाउन 3 या फिर फ्री। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 की मियाद खत्म होने से 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की घोषणा ने सारा असमंजस खत्म कर दिया और यह साफ हो गया कि कोरोना का इलाज फिलहाल लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने यह लिस्ट भी आज ही जारी की है कि देश भर में कितने जिले ग्रीन जोन में हैं और कितने ऑरेंज जोन में, कितने जिले रेड जोन में हैं, यह भी स्पष्ट किया गया है। इस नई लिस्ट के मुताबिक देश भर के 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जबकि 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। यानी छूट इसी हिसाब से मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले आपके लिए सबसे जरूरी जानकारी, लॉकडाउन पार्ट 3 में ग्रीन और ऑरेंज जोन को कितनी छूट मिली है यह जरा आप जान लीजिए। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी मिल गई है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं तो आपको सुविधा मिलने जा रही है। गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी छूट दी गई है। ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की भी इजाजत दी गई है। यह शर्त जरूर है कि आधी सवारियां क्षमता से आधी सवारियां बसों में बैठाई जा सकेंगी। ग्रीन जोन में बस डिपो में 50% कर्मचारी काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मॉल, पब और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, यानी कि शिक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, जहां पर बच्चों की भीड़ होती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, दूसरे शिक्षण संस्थान हो, वो बंद रहेंगे। मॉल जहां पर ज्यादा भीड़ जुटती है, पब जहां पर ज्यादा भीड़ जुटती है, सोशल डिस्टेंसिंग टूट सकती है, वहां पर प्रतिबंध लगे रहेंगे, लेकिन जितनी जरूरत है उस हिसाब से रियायत भी दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है मेहमानों का, उनसे आपका परिचय करा दें। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है पीएसपीएल के। अरविंद जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर एमएस खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, खान साहब का भी स्वागत। राजेंद्र त्रिवेदी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका भी। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आईएमए की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमा जी आपका भी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यह, चूंकि आप एक्सपर्ट भी हैं रमा जी, ऐसे वक्त में जब 3 हिस्सों में देश को बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, जो सुविधाएं सरकार देने जा रही है जिन जिलों में कोरोना का इफेक्ट नहीं है, जिन्हें ग्रीन जोन कह रहे हैं और ऑरेंज जोन कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यह बेहतर कदम है कि रेड जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे, बाकी देश जहां पर स्थितियां बेहतर हैं वहां पर सुविधाएं देनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं? और इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बात हम सुनते हैं। आप सब लोग, और मैंने कहा कि मैं विशेष रूप से बात अपने गांव के प्रधानों से कर रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कर रहा हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कर रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। हमारे अपने लोग हमारे अपने गांव की ओर आ रहे हैं, उनका हमने विशेष चिंता भी करनी है। उनको महसूस होना चाहिए कि हम अपने गांव में आए हैं, अपने घर में आए हैं। वो प्यार, दुलार, वो आत्मीयता उनको मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जो लोग आने वाले हैं राज्य के बाहर से, उनसे मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सबको लाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य से, क्योंकि सब लोगों को एक साथ नहीं लाया जा सकता है और इसलिए उसके लिए एक विशेष व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। हम वहाँ की सरकार के साथ बातचीत करके और आप सबको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे। आप सुखी रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत को, और उन्होंने कहा है खासतौर से उन लोगों को जो परेशान हैं या जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें यह आश्वासन उन्होंने दिया है कि आप लोग परेशान ना हो, सबको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। डॉक्टर रमा जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे यह जरूर जानना चाहेंगे कि एक्सपर्ट के नाते
3 जोन में देश को बांटना और 2 जोन में ऑरेंज और ग्रीन में रियायत देना, इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही डॉक्टर रमा जी को, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी, ये उम्मीद जरूर कर रही थी जनता की कुछ रियायत मिलेगी। वो जनता जिनके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव नहीं है, वो भी सोच रहे थे कि देखिए हम बेवजह फंसे हुए हैं, यहां पर दिक्कत नहीं है, उन्हें राहत मिली है आज। और क्या आपको लगता है कि इसके साथ साथ जो आर्थिक गतिविधियां जिनकी बार बार बात हो रही है, जो ठप पड़ी हुई हैं, थोड़ी बहुत स्पीड उन्हें मिलेगी, शुरू कर सकेंगे लोग फिर से, जो घर पे बैठे हुए हैं, थोड़े से परेशान थे, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले? आज जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने के साथ साथ औद्योगिक गतिविधियों के लिए कुछ थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ सब जगह अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, चाहे वो ग्रीन जोन हो चाहे ऑरेंज जोन हो, यहाँ तक कि रेड जोन में भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको क्लिनिक और हॉस्पिटल खोलने के लिए भी परमिशन दी गई है। ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस को भी 50% कैपेसिटी के साथ चलाने के लिए, ऑटो रिक्शा है, ओला कैब है या इस तरह की जो टैक्सियां हैं, एक सवारी के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैंने अभी तक जितना समझा है जी, कुछ ऐसे बड़े शहर हैं जहां पे कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे नई दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ दिल्ली, एमसीडी और इस तरह से। तो वहां पर पूरे दिल्ली को रेड जोन में नहीं किया जाएगा। वहां पर जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रीन जोन की पात्रताएं हैं उसको ग्रीन जोन माना जाएगा, और जहां पे घनत्व अधिक है, जहां पे कोरोना के मरीज अधिक है, उसको रेड जोन मान के वहां पर रेड जोन की तरफ से काम किया जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। और देखिए, जब पहले चरण का लॉकडाउन समाप्त होना था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की और उनसे राय मशविरा करके लॉकडाउन 2 की घोषणा की थी। अभी लॉकडाउन 2 समाप्त होने के पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बात की और सबकी जो मिली जुली राय थी कि नहीं, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र जो जहां पर इस कोरोना की गतिविधि बिल्कुल शून्य है या कोई नया मरीज पिछले 21 दिनों से नहीं मिला है, वहां पर कुछ कुछ गतिविधियां शुरू की जाए, तो उस पर भी यह सहमति बनी। और जो सबसे बड़ी चीज थी, मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले आने के लिए रेलवे की सर्विसेज शुरू हो, रिस्ट्रिक्टेड, वो भी शुरू करने का प्रावधान किया गया। औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने का जो प्रावधान है, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए, जैसे गेहूं की कटाई करने के लिए या फसल लगाने के लिए, तो छूट पहले लॉकडाउन से ही कर दी गई थी। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ देश के बहुत सारे हिस्सों में मई के आखिरी सप्ताह से जो है धान की बुआई शुरू हो जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कृषि क्षेत्र में लगभग एक तरह से पूरी छूट दी गई है। यह एक खास बात है आज के जो एडवाइजरी जारी हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राहत की जरूरत उन इलाकों में थी। अरविंद यादव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं देश में जो स्थितियां हैं उनको लेकर? जरूरी तो था लॉकडाउन, लेकिन अब जब लॉकडाउन 3 का ऐलान हुआ है और 17 तारीख तक रेड जोन में प्रतिबंध ज्यादा लगाए गए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, देखिए राम मोहन जी, बिल्कुल इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन से अच्छा और कोई उपाय नहीं था जी। लॉकडाउन की घोषणा हुई है, इसके पहले पंजाब की सरकार ने भी 17 मई तक के लिए घोषणा कर चुकी है पहले ही। जहां तक सवाल है, आज देश में एक सबसे ज्यादा जो संकट इस समय आ रहा है, जो लोग सड़कों पे दुकान चलाते थे, रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे जी, सुबह से शाम कार्य करके और अपना पेट का पालन पोषण करते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे, आज उनके लिए सबसे बड़ा जो संकट है वह भूखमरी का संकट है। और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन अच्छी पहल है, बढ़ाई गई है, सबको सही भी है, सबको सचेत भी रहना है, और कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, मध्यम वर्ग का व्यवसायी है जी, उसको भी सरकार को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले भी कहा है और हर दिन सरकार को सचेत करने के लिए बार बार यह अवगत कराया जा रहा है कि मध्यम व्यवसायी जो है, मध्यम परिवार जो है, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, सरकार उनकी भी चिंता करे और कुछ न कुछ
आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको ऐसा ना हो कि कोरोना जैसे महामारी में भूख वाली संकट से भी लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनको मदद मिल पाए। और मुझे लगता है कि सरकार को यह भी चाहिए था कि विपक्ष को बुला करके, और जहां तक है कि विपक्ष की राय मशवरा भी लेनी चाहिए, सदन बुला करके चाहे ले या चाहे जिस स्तर से हो। आज जिस तरीके से, एक तरीके से देखिए कि पूरे देश में पक्षपात हो रही है, एक कहीं ना कहीं आज विपक्ष को किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, विपक्ष से कोई भी सवाल नहीं किया जा रहा है, विपक्ष का कोई भी विचार नहीं लिए जा रहे हैं। केवल अपनी पीठ थपथपाने से इस संकट में की घड़ी में देश के इंसान को बचाना है, केवल हिंदू मुसलमान करने से फायदा नहीं है। और मुझे लगता है राम मोहन जी कि विपक्ष भी जिस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा था, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करने से फायदा नहीं है। अब जब नहीं होना चाहिए, अब जब ये जोन में बांटा गया है तो इसमें देखा गया कि कौन सा जोन किसका है। आपको लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान देख के सब कुछ किया जा रहा है? राम मोहन जी, हम नहीं, हम जोन की नहीं बात कर रहे हैं राम मोहन जी, हम जोन की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है रेड जोन, ग्रीन जोन जो भी बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वालों की, हम बात कर रहे हैं जो पटरी पे दुकानें चलाते थे, मध्यम परिवार की, जो किसी से ले नहीं सकते, जो किसी से मांग नहीं सकते, हम बात उनकी करना चाह रहे हैं। हमारे नेता की जो विचार है वो पीड़ित, वंचित, शोषितों की रहती है। हर समय हम लोगों ने आवाज उठाई है। आज राम मोहन जी देखिए कि कहीं ना कहीं भूखमरी किस तरीके से देश में मध्यम वर्ग पे, मध्यम व्यवसायियों पे, मध्यम परिवारों पे और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जिस तरीके से रोड पे, पटरियों पे दुकानें चलाने वाले लोगों पे भूख का संकट आ रहा है, इससे भी कैसे निपटा जाए, इसको भी सरकार की चिंता होनी चाहिए। इसमें सरकार की चिंता होनी चाहिए। डॉक्टर एम एच खान साहब, मैं आ रहा हूं नवीन जी आपके पास, पूरा मौका आपको दूंगा। डॉक्टर एम एच खान साहब, ये सभी की चिंता है कि अंतिम कतार में जो व्यक्ति खड़ा है और उस कतार की भी आखिरी पंक्ति है, आखिरी जगह पे जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सबसे ज्यादा सुविधाएं पहुंचे, ये प्रयास है। लेकिन ऐसे वक्त में ये कहना, क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि सत्र बुला लें, विपक्ष का सहयोग ले लें और विपक्ष जो राय दे उससे चीजें निकलेंगी। ऐसे वक्त में जब लोगों को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तब क्या सिर्फ सत्र के जरिए ही सुझाव दिए जा सकते हैं? या अगर आपको कोई अच्छा आइडिया आ रहा है, आप मुख्यमंत्री जी को फोन लगाइए और वो कहें कि नहीं अखिलेश जी ये बात पसंद नहीं आई मुझे, तो समझ में आता है कि कुछ हो रहा है। या फिर सिर्फ फोरम पे जाके वहीं पे सुझाव दिए जा सकते हैं, अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, जो भी बड़े नेता हैं प्रदेश के। जी राम मोहन जी, मैं इसी चैनल पर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि जिस जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है उस जिले को गतिविधियां आसानी से चलने दिया जाए जी, और उस जिले में, उस जिले के बॉर्डर को सील कर दिया जाए और उसमें जितनी गतिविधियां हैं, चाहे वो इकाइयाँ उसकी हैं आपकी, आप सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ हैं या किसानों की समस्या है, सारी चीज़ों को ढील दे देना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं कि इस पर श्रीवास्तव जी सहमत होंगे। मैंने ये डिमांड रखी थी और ये बात मान ली गई है। मैं अपने आप को इस चीज़ में सम्मिलित भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। दूसरी बात भी मैंने कही थी, जो अभी हमारे यादव जी कह रहे थे, हमने कहा था कि देखिए ये जो पटरी के दुकानदार हैं या और जो लोग हैं उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको भी आराम से होना चाहिए। अब इसमें समय, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप विधानसभा चलाते हैं, अगर आप पार्लियामेंट चलाते हैं, अगर आप जैसे कहा गया कि ग्रीन जोन में 50 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो 50 से 50% से मतलब हुआ कि आप कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के बैठेंगे। वहाँ भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये इसका कोई इलाज तो है नहीं, पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये तो सुझाव है, इसमें छींटाकशी नहीं है, कुछ मतलब नहीं है कि इस समय देश बड़े संकट से गुजर रहा है, तो हम सबको मिल करके कोरोना से लड़ना है। कोरोना को हरा लेंगे, फिर हम सब बातें कर लेंगे, सब अपने शिकवा शिकायत कर लेंगे, सब अपनी शिकायत निकाल लेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या देश में कोरोना है। और मैं तो समझता हूँ, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ रेड जोन में आ गया है, मैं तो बहुत दुखी हूँ।
लखनऊ में अगर ये नहीं होता, बाकी लोगों ने नहीं किया होता ये काम, सदर में मस्जिदों में जमाती लोग ना इकट्ठा होकर के फैलाए होते, कुछ और लोगों ने ना किया होता, तो आज हमारा लखनऊ भी ग्रीन जोन में या येलो जोन में आ जाता। बहुत तकलीफ है कि हम लोग भी रेड जोन में अभी पड़े हुए हैं। आज सारे वीआईपी यहाँ बैठे हुए हैं और ये भी है कि अब वहां के नागरिकों का दायित्व तो इससे बढ़ा भी है कि आपको अपना जिला कम से कम रेड में है तो ऑरेंज में लाइए, ऑरेंज में है तो ग्रीन में लाइए। ये नागरिकों का भी दायित्व है प्रशासन के साथ साथ, प्रशासन तो कोशिश करेगा। राजेंद्र त्रिवेदी जी, ये बेहतर रहा, आप लोग भी पहले यही सुझाव दे रहे थे कि जहां पे कम दिक्कतें हैं वहां के लोगों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपके सम्मानित राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, आज मई दिवस है, भारत और पूरे विश्व के ज्ञात और अज्ञात श्रमिकों को जो नहीं है इस दुनिया में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, और जो आज इस लॉकडाउन में जिंदगी और मौत से लड़कर, भूखे रहकर अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मेरी सहानुभूति है। समाजवादी पार्टी की मेरी भी। अभी आपका प्रश्न जो है वो जी जो आपने पूछा, हमने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी का मानना है कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन पर विचार सरकार करे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारा संजोग से निवास माननीय प्रधानमंत्री जी जहां से निर्वाचित हुए वहां से है। हम दर्द बयां कर रहे हैं जी कि सहानुभूति की तो बात बहुत दूर की है, और सब छोड़ दीजिए छूट। 1 घंटे के अंदर बनारस में आपको दवाई की दुकान 1 घंटे खुलेगी। 1 घंटे दवाई की भी दुकान। आप कैंसर के मरीज है, किसी चीज के मरीज है, मर जाइए तड़प के, लेकिन 1 घंटे खुलेगी। दूध की दुकान 1 घंटे खुलेगी। राशन की दुकान खुलेगी ही नहीं पूरी तरीके से। और तीसरी चीज, सब्जी मंडी शहर से कम 40 किलोमीटर 20-15 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 बजे भोर से लेकर 6 बजे तक वहां, और पूरा का पूरा शहर आज तीसरा दिन हो गया, 2 दिन और बता रहे हैं, सब्जी के अभाव में पूरी तरह तड़प रहा है। तो आप लॉकडाउन का सम्मान है, आपके पूरे नियमों का सम्मान है, हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं उसका, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, लेकिन आप इंसाफ तो करिए हमारे साथ। चारों तरफ आप विश्वास नहीं करेंगे, चारों तरफ अभी पूर्व के लोगों ने भी बताया, जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं उनका पता इनके पास नहीं है, कहां से इनको रुपया दे दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और गांव के बाद शहर सीमा जहां शुरू होती है, केवट मल्लाह है, दिहाड़ी मजदूर हैं, और तमाम सारे जो शिल्पकार थे, सबके आज लगभग 40 दिन हो रहा है और फिर अगला फरमान आ गया। तो कैसे जिंदगी और मौत से वो संघर्ष कर रहे हैं, ये जमीनी हकीकत पर नहीं जा रही है सरकार। और निश्चित रूप से आज इनका कर्तव्य है ठीक कि सबको मिला जुला कर, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, सभी विरोधी दलों के लोगों को मिला करके उनकी बैठक करके केवल, और अब देखिए दिन भर 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है कि लाखों की संख्या में, कई लाख, विशेष रूप से हमारा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और बिहार में, कहां तेलंगाना से चली हटिया के लिए, तो जब तेलंगाना से हटिया तक चल सकती है, झारखंड तक, तो सब तरह से, चाहे दिल्ली हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां जहां हमारे श्रमिक मजदूर फंसे हुए हैं जी, आप एक दिन में सब नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे करके उनको अपने सब जगह के लिए व्यवस्थाएं करने की बात तो कही जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई, 6 स्पेशल श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने को मंजूरी दी गई है। मैं आता हूं आपके पास, मैं लौट के आता हूं सर आपके पास, और नवीन जी इस पे आपको जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रमा श्रीवास्तव के पास में चलता हूं। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, आप बतौर चिकित्सक, बतौर मेडिकल एक्सपर्ट कैसे देखती हैं चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जो जोन वाइज डिवाइड किया गया है जिलों को, और फिर कुछ में रियायत दी गई है, कुछ में
सख्त प्रतिबंध रहेंगे? चिकित्सीय दृष्टिकोण से यह सही किया गया है, क्योंकि रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन कैटेगराइज हो जाने से लिमिटेशंस अपने आप हो जाती हैं कि जिस जोन के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित है, यहाँ के लोग ज़िले से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ के लोग संपूर्ण लॉकडाउन में रहेंगे और इधर के लोग पार्शियली उनको छूट मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया सही है, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण को कम्युनिटी स्प्रेड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अभी का जो हम लोगों का स्टेज चल रहा है, तो हम फॉर्चुनेटली और सरकार के कोशिशों की सफलता के साथ हम लोग डिज़ीज़ को दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कंट्रोल में रख रहे हैं। क्योंकि पहले जो कैलकुलेशंस थे 58,000 मरीज़ होने थे, लेकिन उसके हिसाब से 35,000 मरीज़ आज तक हुए हैं। तो कंट्रोल तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म होने में उम्मीद यह है कि जुलाई 25 तक ये 97% डिक्लाइन हो जाएगा, अगर इसी तरह से सरकार और जनता मिलजुल कर कोशिश करती रहे और सारे नियमों का, सारे निर्देशों का पालन करे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना किसी जाति, धर्म, अमीर, गरीब कुछ नहीं देखता, कोई भी बीमारी नहीं देखती। और अभी तो सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड का है। लॉकडाउन खुलने पर भी इतना ज़्यादा अचानक संक्रमण होने की संभावना है कि जो हिडन केसेस हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जिनको कहते हैं, जो साइलेंट कैरियर्स हैं, जिनमें बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन वो कोरोना वायरस को अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। तो जब अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं, और कहीं कोई मौका नहीं है कि एक दूसरे के पास जाएं, एक्सेप्ट फॉर मजदूर या आज़ाद मंडी वगैरह टाइप की जगह जहां हैं, वहां पे इसको फॉलो नहीं हो रहा है, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो अगर हम लोग इस तरह से पालन करेंगे तो जुलाई तक हमारा ये कंट्रोल हो जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसा रिसर्च जो भी हुआ है उसका डेटा मुझे मालूम है। ठीक, तो सरकार तो अपनी कोशिशें लगातार कर रही है। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना है, ये चर्चा लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक है, हम तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं और लॉकडाउन 3 जो 4 मई से 17 मई तक के लिए निर्धारित किया गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जरूरी है और क्या इसके फायदे आगे चलकर हमें मिलने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब जुड़े हुए हैं और भी मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मोहसिन रजा जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और पहला प्रश्न यही कि ये वक्त की जरूरत तो थी, ये सबको नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रियायत दी गई है खासतौर से ग्रीन और ऑरेंज जोन में, ये कहीं स्थितियों को बिगाड़ेगा तो नहीं, इस बात को परख लिया गया है? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में तो पहले ही बहुत सारे उद्योग थे जिन्हें सशर्त चलाने की मंजूरी मिली थी, बहुत सारे मजदूर थे जिन्हें काम मिला था, लेकिन ये पूरे देश में लागू हुआ है। आपसे इसीलिए जानना चाहते हैं कोई रिस्क तो नहीं रहेगा इसमें? देखिए, काफी समय से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन किया गया, जिससे कि अभी सारे हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे थे कि एक बहुत अच्छा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया था, जिसको आज पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। और जब जब उन्होंने इस तरह के कोई निर्णय लिए हैं, आज भी जो उनका फैसला आया है वो अपने आप में बहुत मंथन करने के बाद आया है। सारे ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, अपनी कैबिनेट के साथ, तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स और अलग अलग संस्थाओं से बात करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं वो कि उन्होंने जो कैटेगरी बनाई है, डॉक्टर्स बैठे होंगे, तमाम और स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, उनसे बात करने के बाद यह तय किया होगा कि जो ग्रीन जोन में आने वाले जिले हैं उनमें थोड़ा छूट देकर, और वो भी कंडीशनल, ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी से चलेगा, थोड़ा आपको सतर्क भी रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, तमाम और चीजें जो एडवाइजरी सरकार के द्वारा जारी होगी। चूंकि उन जिलों में, अगर उन जिलों की सीमाओं को हम खुला छोड़ेंगे तब भी दिक्कत आएगी जी, तो उन जिलों की सीमाओं को भी बंद आएगा कि ताकि इधर का व्यक्ति उधर, उधर का इधर ना आ जा। ये इसलिए निर्णय लिया गया है कि जनहित में आज हम और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बाहर से ला रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था, जो छात्र, तमाम जो हमारे मजदूर हैं, तमाम जो लोग घूमने गए हुए थे, जो लॉकडाउन में बाहर रुक गए या रह गए हैं, उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया है, अब उनको उनके डेस्टिनेशन पर लाकर छोड़ा जाए और क्वारंटाइन किया जाए, उसकी व्यवस्था भी आदरणीय योगी जी ने कर दी है पहले से ही सारे जिलों में कि जो लोग आएंगे उनकी भी व्यवस्था रहना चाहिए कि उनको भी 14 दिन का क्वारंटाइन कराया जाएगा, ताकि पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को इस जो कोरोना जैसे लड़ाई में। जिस तरह से भारत और खास हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया जिस तरह से रात दिन एक करके यहाँ के लोगों की चिंता कर रहे हैं, अपने आप में आज वो नजीर बने हुए हैं पूरे देश के अंदर और राज्यों के लिए। मोहसिन रजा साहब, लेकिन आपके विपक्षी दलों की चिंता यह है कि उन्हें आप लोग साइडलाइन कर रहे हैं, उनकी सलाह नहीं ले रहे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सत्र बुला के उनकी सलाह ली जाए, विपक्षी नेताओं की सलाह ली जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा ना कि अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जितने भी दल हैं देश के, सारे दलों से पिछले लॉकडाउन के दौरान बात की थी, सारे दलों के नेताओं से बात की थी। ये कहना अपने आप में बिल्कुल बेईमानी है कि हमसे सलाह नहीं ली जा रही है। अच्छी तरह से अखिलेश जी भी जानते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री जी ने सबसे पूछा है, सबसे राय ली है। कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये लड़ाई हम सबको मिलकर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, आज विपक्ष और पक्ष सब एक साथ खड़े होकर हम अपने देश के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपने से लेकर और अंतिम व्यक्ति तक को बचाना है, हमने अर्थव्यवस्था को भी कहीं खड़ा करना है आगे चल के। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के 130 करोड़ लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए, कोरोना जैसे बीमारी वायरस से बचाया जाए, ये प्राथमिकता है हम जी। नवीन श्रीवास्तव जी, प्राथमिकता स्पष्ट है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके पास डेटा है नहीं मजदूरों का, कैसे उनके खातों में पैसा जा रहा है, कैसे आम आदमी तक आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं, इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। राजेंद्र त्रिवेदी जी हमारे बहुत सीनियर हैं और उनसे और हमारे जो विपक्ष के मित्र बैठे हैं, थोड़ा 2 मिनट का समय हमें देंगे, हम अपनी बात कह रहे हैं, अगर उसमें उनको कोई चीज लगती है तो उनका सुझाव आमंत्रित है। देखिए, बार बार पीएसपल के हमारे साथी भी और राजेंद्र जी भी बार बार एक चीज को ला रहे थे कि
सड़क पर रहने वाले, खोमचे लगाने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, इनके लिए क्या कर रही है सरकार और क्या किया सरकार ने? मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, पहला लॉकडाउन जब देश में शुरू हुआ तो केंद्र सरकार ने 33 करोड़ लोगों के खाते में 33,000 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, चाहे वो निराश्रित हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, जिनको भी उत्तर प्रदेश सरकार से उनको मासिक भत्ता या मानदेय मिलता था, वो 3-3 महीने का उनके खाते में भेजने का काम किया गया। मनरेगा मजदूरों को खाते में भेजने का काम किया गया। और जिस बात पर बार बार हमारे मित्र जानना चाहते थे कि शहरों में रहने वाले जो सामान्य छोटा मोटा रोजगार करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके लिए क्या किया गया, मैं बताना चाहूंगा कि सारे नगरीय क्षेत्रों में सर्वे करा के 20 लाख से अधिक ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो इस प्रकार के जीविकोपार्जन करते थे, उनके खाते में भी पैसा भेजने का काम किया गया। अब रही बात, देखिए 2 चीजों की, मैं आज मजदूर दिवस है तो मैं एक शब्द एक किसी शायर ने लिखा, मैं 2 मिनट उनके सम्मान में मजदूर भाइयों को कहना चाहता हूं। मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं। अपने पसीने की खाता हूं, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूं। इस देश का मजदूर खुददार है और वह किसी का एहसान पर नहीं, वह काम करना चाहता है, काम करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है। इसलिए पहले चरण के लॉकडाउन के दरमियान ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों को जो नगरीय क्षेत्र के बाहर है उनको शुरू करने की अनुमति दी, जिसमें सीमेंट, सरिया, क्योंकि सीमेंट सरिया बनेगा तब हम विनिर्माण के काम, जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में मजदूर, और आज उत्तर प्रदेश, यानी आप कह रहे हैं काम भी मिला है और जिन्हें जरूरत थी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, देखिए सबकी बात का जवाब देने के लिए मुझको मौका, इसलिए कि इसके माध्यम, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इन विषयों को जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जहां रोजगार है वह विनिर्माण के क्षेत्र में है, बड़े उद्योगों में है, मध्यम उद्योगों में, एमएसएमई और कृषि। अभी बातचीत में चर्चा आई कि जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं उनकी वर्किंग कैपिटल समाप्त हो रही है उनके काम बंद होने से, उनके लिए क्या सरकार कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने सिडबी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऐसे छोटे उद्यमी, दुकानदार हैं या छोटा मोटा उद्योग चलाने वाले, जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, उनको मिनिमम इंटरेस्ट पर टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल देने की बात की है और उसकी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी फ्री हम एक तरह से पैसा दे रहे हैं टर्म लोन की तरफ। नवीन जी, अब अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अरविंद यादव जी, देखिए राममोहन जी, नवीन श्रीवास्तव जी और आदरणीय मंत्री जी ने बहुत कुछ बातें कही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो 11 सदस्यीय ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंस गई है और सरकार को सही जानकारी ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। और आदरणीय मंत्री जी जैसे तमाम ऐसे मंत्री और विधायक हैं जिनकी नहीं सुनी जा रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग ही आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक राममोहन जी विशेष सत्र बुलाने की मांग है, लोकतंत्र की शुचिता क्या कहती है, जनता की जवाबदेही क्या कहती है? अगर महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, तो बहुराष्ट्रीय अगर संकट आया है इस देश में, इस प्रदेश में संकट आया है, तो क्या विशेष सत्र बुलाने में क्या गुरेज है, क्या परेशानी है? अगर विपक्ष के लोगों से अरविंद यादव जी सलाह मशवरा आप ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? अरविंद यादव जी, ऋग्वेद में एक लाइन है कि आनो भाद्र कृत्वो यंतु विश्वतः, यानी कि कहीं से भी कोई अच्छी बात आए तो उसको आने देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सरकार, अरविंद यादव जी, इस तरीके से ये जो अच्छी बात है, ये लॉकडाउन किसने रोका है आप लोगों को करने से या कहने से? लेकिन अरविंद यादव के पास कोई अच्छा सुझाव है और मोहसिन रजा साहब नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें बार बार सुनाएंगे। यादव जी और अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, मोहसिन जी आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं। सत्र बुलाने में क्या? अरविंद जी सुन लीजिए आप। उसको हम लोग देखेंगे उसका प्रयोग करके। ऐसा नहीं है, अगर कोई अच्छी सलाह कोई भी देता है तो हम लेने को तैयार हैं। कोई भी सलाह अच्छी है, इसका हम स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कभी इससे पीछे नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा इस बात की सराहना की है कि हम ये नहीं देखते हैं कौन कह रहा है,
हम ये देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगर अच्छी बात है तो हम जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन मान्यवर आपने अभी जिस तरह से बात कर रहे थे हमारे अरविंद जी, उन्होंने कहा कि बापू गांधी की जयंती पर तो आपको अवसर था, आपने अवसर खोया। हम लोगों ने सतत विकास पर बातें की, पूरे दुनिया में देखा और सराहना की। आज आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर मुझे लग रहा है कि अगर विशेष सत्र बुला करके या विपक्षी दलों से राय विमर्श विचार किया गया होता तो आगे कहने की जरूरत ही नहीं आती। और जनता की जवाबदेही तय करने के लिए क्या कार्रवाई हुई, क्या रिपोर्ट है, आप क्यों नहीं विपक्ष के सामने ला रहे हैं? विपक्ष आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आप मदद लेने की इच्छुक नहीं है। नहीं होती, लेकिन छोड़िए, ये समय है। हम तो हर जगह आदरणीय मंत्री जी चाह रहा है कि मदद अरविंद जी, लेकिन मंत्री जी हमारे साथ तैयार नहीं है। मंत्री जी हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं और ये तकनीकी दिक्कत है, जब दो लोग साथ में बोलेंगे तो ऑडियो ब्रेक होता है बीच में, तो जनता पूरी बात नहीं सुन पाएगी, एक एक करके। इसलिए मौसम जी, आप लोग जी जी पर बात कर रहे हैं, बोल सकते हैं मौसम जी आप। मोहसिन रजा जी आप। जी जी, नाजुक समय है जब पूरा देश कोरोना से बहुत सफलता से लड़ाई लड़ रहा है और हमारे देश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो रहा है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर इस तरह से हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलता रहा और उनके दिए गए निर्देशों का पालन करता रहा, जिस तरह से हर राज्य कर रहा है, माननीय योगी जी कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी इस लड़ाई से जीत कर बाहर निकलेंगे। अभी समय नहीं है आरोप और प्रत्यारोप का, क्योंकि ये समय बिल्कुल नहीं है। इस समय आपकी कोई अच्छी सलाह है आप दीजिए, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है राजेंद्र त्रिवेदी जी, एक प्रश्न ये जरूर है कि क्या सिर्फ सत्र के जरिए ही सुझाव दिए जा सकते हैं या सत्र के जरिए ही मुख्यमंत्री को कोई बात बताई जा सकती है? आप भी लखनऊ में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जी भी लखनऊ में मौजूद हैं। आप पत्र के जरिए, टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए जितने अच्छे सुझाव हैं भेज दीजिए, किसने रोका है? समझ गए। प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब संसद सूनी होगी तो सड़कें आवारा हो जाया करती हैं। जी, ये उनका कहना था जी। और अपनी बात रखने के लिए हम कहां आपका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो आपका पूरा स्वागत कर रही है, जितना नियम नियामक आपका है, कहीं से कोई, लेकिन हमारी बात आप सुनने को तैयार कहां हैं? आपको आपके समझ में आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो 11 है यही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सबकी बात, सबका साथ, सबका विकास, नारा तो यह है आपका। और काम क्या है कहना नहीं चाहिए। ईश्वर साक्षी है, आपको विश्वास दिला रहा हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहां जो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी सुनिए कि राशन की दुकानों पर इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं ये पर्ची दे रहे हैं और अपनी पार्टी के लोगों को, और गरीब नाव के चलाने वाला केवट जो साड़ी बुनता है, बुनकर से लिए दिए, पुरवा बनाने वाला, सब भूखमरी के कगार पर है। उनको नहीं मिल रहा है राशन। मिल किसको रहा है? ये अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मंडल अध्यक्षों को। राजेंद्र त्रिवेदी जी, और आपकी मैं सारी विपक्ष के नाते बातें सुनने के लिए तैयार हूं। जो आप कहेंगे, चूंकि आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो मैं वो मानने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर 40 दिन तक कोई शख्स भूखा रहेगा तो घर पे तो नहीं रहेगा। अगर 40 दिन उसके लिए भुखमरी की स्थिति बनेगी तो वो घर से ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है। सिर्फ बीजेपी के लोगों तक राशन पहुंच रहा है, उधर नहीं दे रहे हैं, ये कैसे माना जा सकता है? 1-2 दिन कोई भूखा रह जाए, ये समझ में आता है। वो लोग देखिए, वो लोग जब देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी जी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस का हमारा पूरा अमला, प्रशासनिक अधिकारियों का अमला और हमारे डॉक्टर्स, तमाम समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और बड़ी ही प्रशंसनीय बातें, और हम उनकी जितनी प्रशंसा करें कम है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस जो गरीब, जो घाट किनारे सोए हैं, मजदूर हैं, हमारे हमारे सफाई कर्मी, सब लोग जी जान लगा काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ऐसे समय पर भी राजनीति कर रही है
ठीक। भाई धन्य है भाई, ठीक है। ईश्वरी भला करे। रजा साहब, त्रिवेदी जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। एमएच खान साहब को मैं इन कराना चाहता हूं, फिर नवीन जी आपके पास आऊंगा। 1 सेकंड जी जी, 1 मिनट हाँ। 1 मिनट करके खत्म कर लूंगा, बस 20 सेकंड। आप काशी के अंदर प्रधानमंत्री जी का शहर है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक छूट थी। अब लॉकडाउन बढ़ता चला गया और छूट भी घटती चली गई। आज 1 घंटे पर चली आई। 1 घंटे में 30 किलोमीटर से दुधाहा दूध लेके कहां से चला आएगा 30 किलोमीटर? पूरे प्रदेश के अंदर एक मुंह के पास खाना लेकर नहीं गए होंगे, लेकिन इस बात पर नजर जरूर बनी है। प्रवचन दे रहे हैं बहुत बड़ा। ये इस तरह से जमीनी ठीक। उजागर करने के लिए चिंता कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। ठीक त्रिवेदी जी, आपका पॉइंट आ गया कि 1 घंटे की छूट क्यों मिल रही है, ये छूट बढ़नी चाहिए। मोहसिन रजा साहब आपको रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एमएच खान साहब को इन कराना चाहता हूं। ठीक, एमएच खान साहब, ऐसे वक्त में आपको लगता है कि सुझावों के लिए कुछ विशेष सत्र बुलाने जैसी स्थिति होनी चाहिए क्या, या आपका कोई सुझाव है आप उसको सिर्फ सदन के फ्लोर पर दे, यही जरूरी है क्या? लोहिया साहब को कोट किया, लेकिन लोहिया साहब धैर्य को भी बहुत जरूरी बताते थे कि आदमी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। और ऐसे वक्त में भी क्या आपको लगता है राजनीतिक दल अपना धैर्य खो रहे हैं? अगर सुझाव है तो किसने रोका है देने से? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि कैसे क्या होना चाहिए। इस वक्त देश संकट में है। ये देखिए, केंद्रीय सरकार ने ये लॉकडाउन ऐलान किया है, कोई उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। केंद्र की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का ऐलान किया है। कहीं ग्रीन है, कहीं ऑरेंज है, कहीं रेड है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है ही नहीं कुछ ये कर सके। हाँ, ये जरूर है, मोहसिन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और नवीन भाई से भी कहूंगा कि देखिए, बुनकरों की हालत बहुत ख़राब है, तो इस पर अगर फोकस कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बुनकरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो कालीन उद्योग है बिल्कुल चौपट हो गया है। जो बनारसी साड़ियाँ बनती थी उनका कहीं अता पता नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर जो मजदूरी करते हैं लोग, इन पर अगर ध्यान दे दिया जाए, ये सुझाव मेरा है, इस पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो इनकी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो जाएगी और इनके बच्चे भी खा पी लेंगे और पल जाएंगे। वरना आज की डेट में सबसे दयनीय दशा दलित समाज की, बैकवर्ड क्लास की, और जो डेली वेजेस वाले काम है, जो रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, और बुनकर समाज के लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो उनको उनकी रोजी भी नहीं चल पा रही है, उनका लूम भी नहीं चल पा रहा है। तो इस पर अगर सरकार ध्यान दे दे तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि ये लॉकडाउन तो खैर जरूरी है, लॉकडाउन को तो हटाया नहीं जा सकता है। लॉकडाउन का इस बीमारी का इलाज ही लॉकडाउन है। लेकिन सुझाव यही मेरा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है और सबको, सारे पार्टियों को मिलकर के इस पर सहयोग करना, नहीं तो ये देश में मारामारी हो जाएगी। देखिए आज अमेरिका में क्या हो रहा है, आप देखिए इटली में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। आज इसको कंट्रोल किया गया है तो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से ही काम किया है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है उस पर सरकार का ध्यान खिंचाना हमारा काम है। फिर अरविंद जी आपके पास आता हूं। नवीन जी बोलिए। शर्मा जी, देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नंबर 2 दोनों के प्रवक्ताओं ने एक बात कही कि सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। महात्मा गांधी की भी बात की, सत्र की भी बात की। महात्मा गांधी जी की जयंती पर जब विशेष सत्र बुलाया गया तो इन्हीं विपक्ष के महानुभाव लोगों ने वहां जाना तक पसंद नहीं किया। कांग्रेस की एक विधायिका आ गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। एक शिवपाल जी गए थोड़ी देर के लिए, समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। तो ये कितने सदन के प्रति और संविधान के प्रति गंभीर है, यह इससे स्पष्ट है, राजनीति कर रहे हैं। एक चीज लगातार त्रिवेदी जी ने चर्चा की, काशी की, जहां से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी सांसद हैं। वहां पर इन्होंने चर्चा की कि 3 दिनों से किसी के घर को नहीं निकलने दिया जा रहा है, दवा नहीं मिल रही, नहीं मिले। यह बात सही है। कारण क्या है कि बनारस में दवा की जो सबसे बड़ी मंडी है सप्तसागर, वहां पे एक दवा व्यवसायी कोरोना से संक्रमित हुआ, उसने पहचान छुपाई, नतीजे में 50 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। इसलिए वहां के स्थानीय प्रशासन को सख्ती से लागू करना पड़ा कि 3 दिन नहीं, 3 तारीख तक बनारस से किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चलेगी। सब्जी नहीं मिलेगी, आप जिंदा रह लेंगे। दाल नहीं मिलेगी, आप जिंदा रह लेंगे। और दूध नहीं मिलेगा, जिंदा रह लेंगे। लेकिन कोरोना से संक्रमण के लिए आपको बचाना सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है, वह काम कर रहे हैं। बार बार चर्चा कर रहे हैं बुनकर की, निषादों की। देखिए, चाहे बुनकर हो चाहे निषाद हो, वो आपके लिए अलग होंगे, हमारे लिए समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास का लक्ष्य है। हम उनको लेके काम कर रहे हैं। अगर हम किसी विकलांग को, किसी निराश्रित को,
किसी गरीब को बीपीएल कार्ड के माध्यम से राशन दे रहे हैं, किसी को अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हम आपके तरफ से गरीब तबके के पटरी दुकानदारों को अवहेलना नहीं कर सकते, उनका भी ध्यान देना चाहिए। आप किस तरीके की नवीन जी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बुनकरों की नहीं बातें की जाए, क्यों ना बुनकरों की बातें होनी चाहिए? आज दिहाड़ी मजदूरों की बात नहीं होगी, पटरी पे दुकान लगाने वालों की बातें नहीं होगी, तो क्या आपको नहीं लगता है कोरोना संकट से ज्यादा भुखमरी से लोग मर जाएंगे? भुखमरी तो अरविंद यादव जी, बात तो सबकी होनी चाहिए, हर व्यक्ति के सामने आज समस्या खड़ी है, बुनकर की भी बात होनी चाहिए, नाव चलाने वाले व्यक्ति की भी बात होनी चाहिए, हर समय जो रेहड़ी पे बैठता है उसकी भी बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। लेकिन बात यही है कि अगर कहा जा रहा है कि समग्रता में हर मजदूर तक बात है, कुछ ना कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे वक्त में कि राहत तो फिर इनको खांचों में क्यों बांटा जाए? पहुंचाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया, उनके साथ कहीं ना कहीं द्वेष दुर्भावना की राजनीति की गई। ठीक, मोहसिन रजा साहब है हमारे साथ, उनसे एक आखिरी कमेंट में लेता हूं। मोहसिन रजा साहब, बुनकरों का जिक्र आ रहा है, बुनकरों का जिक्र आ रहा है, और आप चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और जमीन को भी जानते हैं, दो चीजें हैं, अधिकारियों पे आरोप लगता है कि देखिए वो अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी देते हैं और जमीन की चीजें भूल जाते हैं, इसको कार्यकर्ता लोग बताते हैं। आपके पास तो दोनों तरह के फीडबैक आ रहे होंगे, क्या इस वक्त की स्थिति आप देख रहे हैं? मोहसिन रजा साहब, फिर से सवाल दोहराएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारियों पे आरोप लगता है कि वो सिर्फ अच्छी चीजें बताते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या अपने सीनियर अफसर्स को। आपके पास दोनों तरह के इनपुट आ रहे होंगे, चूंकि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भी, लोग भी आप तक पहुंचते हैं, सीधी मदद आपसे चाहते हैं, और अधिकारी भी आपको जानकारी देते होंगे। इस वक्त की स्थिति क्या है? क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गांव तक, गरीब तक, बुनकर तक मदद नहीं पहुंच पा रही? देखिए, पहली चीज तो ये जो चौथा स्तंभ है, आप लोग जो है चौथा स्तंभ, हमारे जो जर्नलिज्म है, जो हमारा पत्रकारिता है, अगर कहीं से कोई ऐसी चीज होती तो अब तक बहुत तेजी से सामने आती, लेकिन चूंकि ऐसी कोई आवाज है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखें कहीं से भी कोई एक आवाज ऐसी नहीं उठी है कि हमें राशन नहीं मिला, हमें दवा नहीं मिली, हमें संसाधन नहीं मिला, हमें एसेंशियल नीड्स की जरूरत थी, इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत थी, नहीं मिली। ये सारी चीजों को सुनिश्चित किया है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमारे पुलिस अधिकारियों ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, उनके साथ पैरामेडिकल की जो टीमें हैं और तमाम समाज सेवी संस्थाएं। मैं बार बार प्रशंसा करूंगा अपने प्रशासनिक अधिकारियों की, जिनको लेकर आज उंगली उठाई जा रही है। उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं उस तरह का काम किया है। एक एक गांव से लेकर शहर तक पूरी सारी जितना हमारा प्रशासनिक अमला है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, सबने बढ़ चढ़ कर काम किया है और बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। लगातार कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत, बेबुनियाद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन का ऐलान 17 मई तक कर दिया गया है। अब सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी जनता की भी है, क्योंकि कुछ हद तक तो राहत कई क्षेत्रों में देने जा रही है सरकार, और धीरे धीरे ही ये चीजें बहाल की जा सकती हैं। एक साथ अगर लॉकडाउन खोल देंगे तो 40 दिनों की जो तपस्या जनता ने अब तक की है उस पे कहीं ना कहीं पानी भी फिर सकता है। और ऐसे वक्त में और ज्यादा सजग और ज्यादा ईमानदार होने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे जब ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में चीजें बहाल होंगी तो वहां पे आम जनता की ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आपको 50% क्षमता की बात सरकार ने कही है तो 50% का मतलब आप अपने लिए 49 की सीमा लगा लीजिए, 51 पर मत जाइए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हमारे और आपके लिए ही है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।